वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रोजगार गेटवे एकेडमी पर। तो आज हमारी यूपी टेट की नेक्स्ट क्लास है जो कि है वोल्फगैंग कोहलर का सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यानी कि इनसाइट थ्योरी। फिर है लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी कि सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो आज हम अपने ये दो टॉपिक करेंगे और आज हमारा हाफ सिलेबस जो है यूपी टेट का या सुपर टेट का सीडीपी का वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहा जाता है इसे, सूझ अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को, जो कि कोहलर ने दिया था। ये व्यवहारवादी थे। यह सिद्धांत बताता है कि सीखना पूरे रूप यानी कि होल को समझने से होता है, न कि केवल छोटे छोटे भागों से। कि जो इंसान सीखता है वो अपने पूरे स्वरूप से ही किसी चीज को सीखता है, बजाय छोटे छोटे भाग से। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पूर्ण रूप या संपूर्ण आकृति, इनके होल पैटर्न। सिद्धांत का अर्थ देखिए। सिद्धांत का अर्थ, गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी समस्या को समग्र रूप से समझकर उसका समाधान करता है। जो गेस्टाल्टवादी थे उनका ये मानना था कि जो समस्या है उसे कोई भी व्यक्ति पूरे रूप से समझ करके ही उसका सॉल्यूशन निकालता है। इसमें अंतर्दृष्टि के माध्यम से अचानक समाधान मिल जाता है। इनका मानना था कि इंसान के अंदर इतनी पावर होती है कि वो जो है अचानक से एक प्रॉब्लम को जब वो पूरी तरीके से देखता है तो उसे उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। समस्या की पूरी संरचना को समझकर अचानक समाधान मिलना ही गेस्टाल्ट का सिद्धांत है। तो गेस्टाल्टवादी जो थे उनका मानना यही था कि जब कोई इंसान किसी समस्या को पूरी तरीके से समझ लेता है तो उसे उसका अचानक से समाधान मिल जाता है। इसीलिए इसे इनसाइट थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये मानते थे कि अंतर्दृष्टि से ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। इनमें जो मुख्य हुए वो कोहलर थे। कोहलर का प्रयोग एक चिंपैंजी पर हुआ था। इसमें कोहलर ने क्या किया कि भाई जो कुछ उसके पास केले थे, केलों का गुच्छा था, उसने ऊपर टांग दिया और चिंपैंजी को एक जो है डंडा दे दिया और यानी कि काफी सारी स्टिक्स दे दी। तो चिंपैंजी ने उन सभी डंडों को मिला करके इतना लंबा बना लिया था कि वो जो है केलों तक पहुंच गया था। तो इससे उसने निष्कर्ष निकाला कि एक इंसान जो है चिंपैंजी की तरह ही होता है, तो वो भी जो है अपनी जब समस्या को देखता है तो पूर्ण रूप से समझ करके उसका हल निकाल लेता है। तो चिंपैंजी को उन्होंने एक कमरे में रखा। कमरे में ऊपर की ओर उन्होंने केले रखे, फिर कमरे में कुछ डंडे और बॉक्स रखे गए। परिणाम क्या निकला? परिणाम निकला कि पहले चिंपैंजी ने कई प्रयास किए लेकिन वो असफल रहा। फिर कुछ समय पश्चात उसने अचानक डंडों को जोड़कर केला निकाल लिया। इससे पता चलता है कि समस्या का समाधान अचानक समझ से हुआ। पहले तो वो प्रयास करता रहा, वो केले उसके हाथ नहीं लगे। फिर उसकी बुद्धि ने काम किया कि मैं सभी डंडों को आपस में जोड़ लेता हूँ, डब्बे पर खड़ा हो जाता हूँ तो केलों तक पहुंच जाऊंगा। तो इस तरीके से उसने जो है केलों को प्राप्त कर लिया, तो यानी कि समस्या को सुलझा लिया। गेस्टाल्ट सिद्धांत के जो मुख्य सिद्धांत थे इसमें क्या थे वो कि भाई समग्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होल। सीखना पूरे रूप को समझने से होता है, केवल भागों से नहीं। जो समग्रता का सिद्धांत है वो कहता है कि कोई भी इंसान जब किसी चीज को सीखता है तो उसे पूरे तरीके से ही सीखता है, ना कि केवल भागों को। अगर सीखना ही है तो पूरा सीखो, भागों भागों में सीखने से क्या होता है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यानी कि इनसाइट लर्निंग होती है। समस्या का समाधान अचानक समझ में
आ जाता है। जिस तरीके से चिंपैंजी को अपना समाधान अचानक से समझ में आया और उसने डंडों को जोड़ करके अपने केलों को प्राप्त किया, उसी तरीके से मनुष्य भी जब अपनी पूरी समस्या को देखता है तो उसे अपनी समस्या का समाधान अचानक से मिल ही जाता है। इसीलिए इसे हम इनसाइट लर्निंग कहते हैं। फिर है क्षेत्र सिद्धांत यानी कि फील्ड थ्योरी, जो कोहलर का सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था। इसमें फील्ड थ्योरी भी यूज की गई है। सीखना व्यक्ति और उसके वातावरण के बीच संबंध पर निर्भर करता है कि कोई इंसान कितना कैसे सीखता है, ये उसके वातावरण पर निर्भर करेगा। जैसे कि जो हमारे कोहलर थे उन्हें चिंपैंजी के पास डंडे रख दिए और बॉक्स रख दिया। अगर वो ये ना रखते तो क्या चिंपैंजी केलों तक पहुंच पाता? तो ये चीजें क्या दर्शाती हैं कि फील्ड थ्योरी यानी कि क्षेत्र का प्रयोग किया गया। जो भी इंसान है वो अपनी प्रॉब्लम को सिर्फ तभी सॉल्व कर सकता है अगर उसके आसपास का क्षेत्र, उसका वातावरण जो है वो समस्या को सॉल्व करने के लायक हो। अगर समस्या को सॉल्व करने के लायक ही नहीं होगा तो कभी भी मनुष्य अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व नहीं कर पाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए इसका ये सिद्धांत हमारे दैनिक जीवन में भी प्रयोग होता है कि अगर घर का माहौल पढ़ाई का ना हो, बच्चों को समय पर यानी कि बुक्स ना मिले, ड्रेसेस ना मिले, पढ़ाई के पैसे के साधन अच्छी तरीके से उपलब्ध ना हो, तो चाहे बच्चा कितने भी तेज दिमाग का हो, वो अपनी शिक्षा को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो यही चीज है कि भाई वातावरण मायने बहुत ज्यादा रखता है कि एक इंसान किस क्षेत्र से आता है, उसकी लर्निंग वैसे ही होती है। फिर है संगठन का सिद्धांत, जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन जो मुख्य पर्पज रहा है वो यही रहा है कि प्रॉब्लम को सुलझाया जाए, यानी कि व्यक्ति जानकारी को व्यवस्थित रूप से समझता है। जो एक मनुष्य के पास किसी समस्या से रिलेटेड जानकारी होती है वो उसी के अनुसार स्टेप्स को यूज करता है, उन्हें सिस्टमैटिकली प्रयोग में लाता है और फिर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। चाहे आप कोई भी सिद्धांत कीजिए, उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि किसी भी इंसान को प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्टेज तक पहुंचाना। जब आपके पास संगठन सही होगा तो आप किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे से सुलझा सकते हैं। जैसे कि प्रयोग के अंदर चिंपैंजी ने देखा कि डंडे रखे हुए हैं और एक बॉक्स रखा हुआ है, तो उसने अपनी सूझबूझ के आधार पर धीरे धीरे बार बार प्रयास करके डंडों को आपस में जोड़ा, खुद बॉक्स के ऊपर खड़ा हुआ, कभी उसने डंडे फेंक के मारे, कभी बॉक्स फेंक के मारा, पर रिजल्ट नहीं निकला। जब अंत में वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मैं डंडों को जोड़ लेता हूँ और खुद बॉक्स पर खड़ा हो जाता हूँ ताकि मेरी हाइट बढ़ जाए, तो तभी मुझे जो है केले मिल सकते हैं। तो ये जो उसका संगठन था, इसे ही हम प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि बिना संगठन के आप अपनी जो यानी कि जब तक आप अपने संगठन को अच्छे से व्यवस्थित नहीं करोगे, आप तब तक अपनी समस्या का समाधान नहीं निकाल पाओगे। तो गेस्टाल्ट के संगठन के जो नियम थे वो इस प्रकार है। लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि समानता का नियम, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, समान वस्तुएं एक समूह के रूप में दिखाई देती हैं, निकटता का नियम, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, जो वस्तुएं पास पास होती हैं वे एक समूह की तरह लगती हैं। फिर है पूर्णता का नियम, लॉ ऑफ क्लोजर, अधूरी आकृति को भी व्यक्ति कभी कभी पूरा ही समझ लेता है। निरंतरता का नियम यानी कि लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, व्यक्ति रेखाओं और पैटर्न को निरंतर रूप में देखता है। तो जो हमारे सिद्धांत था गेस्टाल्ट का सिद्धांत, उसके संगठन के जो नियम थे यानी कि लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके 4 मुख्य पार्ट थे। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी की समान चीजें जो होती हैं वो एक समूह में दिखाई देती हैं। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी इसकी उल्टी है कि समूह में रखी चीजें एक जैसी दिखाई देती हैं। फिर लॉ ऑफ क्लोजर है कि अधूरी आकृति को भी व्यक्ति कभी कभी पूरा समझ लेता है। और फोर्थ है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता का नियम, व्यक्ति रेखाओं और पैटर्न को निरंतर रूप में देखता है। फिर आगे गेस्टाल्ट सिद्धांत की विशेषताएं। सीखना अचानक होता है,
सीखने में समझ और सोच का भी महत्व होता है। समस्या का समाधान इनसाइट से मिलता है, यानी कि अंतर्दृष्टि से मिलता है। सीखना समग्र यानी कि होल रूप में होता है। तो इस सिद्धांत की सिर्फ 4 ही विशेषताएं थी जो कि चिंपैंजी को प्रयोग में रख करके सामने आई थी। कि सीखना मनुष्य के अंदर अचानक ही होता है, क्योंकि जो चिंपैंजी था उसे एकदम से जो है सूझ समझ में आई कि मैं इनको डंडों को जोड़ करके अपने जो है केलों को प्राप्त कर सकता हूँ। और क्या कि सीखने में समझ और सोच का महत्व भी होता है। वो बार बार प्रयास करता रहा, बार बार असफल होता रहा, समझ विकसित होती रही, सोच बढ़ती गई और अंत में प्रॉब्लम सॉल्व कर ली चिंपैंजी ने। फिर है समस्या का समाधान इनसाइट से ही मिलता है। ये तो नहीं था कि बाहर से किसी ने चिंपैंजी को बता दिया कि तुम इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन करो और तुम अपने केलों को प्राप्त कर लोगे। उसने तो अपने ही अंतर से ज्ञान को पाया था कि अब मुझे जो है इस तरीके से अपने भूख को मिटाना है और केलों को पाना है। सीखना समग्र होल रूप में ही होता है। जब तक चिंपैंजी की नजर अपनी हर आसपास के चारों ओर पड़े हुए डंडों और बॉक्स पर नहीं गई, तब तक वो निरर्थक ही प्रयास करता गया और असफल होता गया। परंतु जब उसने चारों ओर अच्छे से देखा तो उसे अपना सॉल्यूशन समझ में आ गया था। इसीलिए सीखना जो है होल रूप में होता है। फिर शिक्षा में महत्व क्या है गेस्टाल्ट वादियों के सिद्धांत का। शिक्षक को विषय को समग्र रूप से समझाना चाहिए, छात्रों को समस्या समाधान के अवसर देने चाहिए, शिक्षण को रोचक और अर्थपूर्ण बनाना चाहिए। इसकी कुछ सीमाएं भी थी, लिमिटेशंस। यह सिद्धांत सभी प्रकार के सीखने को नहीं समझा सकता है। छोटे बच्चों में इनसाइट लर्निंग कम होती है, तो इसलिए हम इसे छोटे बच्चों पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि छोटे बच्चों को तो तोड़ तोड़ कर चीजें समझानी पड़ती है। यह सिद्धांत पशुओं के प्रयोग पर आधारित है, इंसानों के प्रयोग पर नहीं है, तो यह भी इसकी क्या हो गई, सीमा हो गई। फिर आगे थे हमारे नेक्स्ट सिद्धांत जो कि था वेरी इंपॉर्टेंट, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जो कि लेव वाइगोस्की ने दिया था। इसे हम सोशियो कल्चर थ्योरी भी कहते हैं। इस सिद्धांत की मुख्य बात यह है कि वाइगोस्की मानते थे कि समाज और संस्कृति मनुष्य के ज्ञान को बढ़ाने के लिए बहुत उत्तरदायी होती है। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट समाज, संस्कृति और भाषा के प्रभाव से होता है। जब तक कोई बच्चा समाज, संस्कृति और भाषा के क्षेत्र में नहीं आएगा, तब तक उसका पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। बात सही भी है। आपने फिल्म देखी होगी पुरानी टार्जन। उस टार्जन फिल्म में जो टार्जन था, वो ओल्ड मूवी जो थी उसकी बात कर रही हूँ मैं, टार्जन द वंडर कार की नहीं। जो ओल्ड मूवी थी टार्जन, उसके अंदर टार्जन जो था आदमी था, लेकिन वो जंगलों में रहता था, इसलिए उसकी हरकतें जो है वो इंसानों वाली नहीं थी, जानवरों वाली थी। वो वैसे ही आवाज निकालता था। फिर जो एक्ट्रेस थी, वो एक्ट्रेस किमी काटकर वो उसे शहर में लेके आई और उसके शहर के हाव भाव सिखाए, भाषा सिखाई, पैंट कोट पहनने सिखाए। तो इससे जो उसके अंदर और भी समझ का विकास होता गया और वो एक पूर्ण रूप से स्पष्ट इंसान बन गया था। तो कहीं ना कहीं वो फिल्म जो है वाइगोस्की की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है इसे दिखाती है। फिर है सोशियो कल्चर थ्योरी। बच्चा दूसरों के साथ बातचीत और सामाजिक सहयोग से सीखता है। बिल्कुल, हमारे बच्चे जब दूसरों के संपर्क में आते हैं तो वो बहुत अच्छे से और आसानी से सीख सकते हैं। एक भाषा तो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं और एक भाषा जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो तब वो अपने फ्रेंड्स से सीखते हैं, अपने टीचर से सीखते हैं, या उनका कोई फ्रेंड अगर किसी और स्टेट का है और वो वही भाषा बोलता है तो आपका बच्चा जो है उसी भाषा को सीख जाएगा। तो इससे पता चलता है कि बच्चे दूसरों के साथ बातचीत करने से और सामाजिक सहयोग से सीखते हैं। सिद्धांत का मूल विचार, सीखना पहले सामाजिक स्तर पर ही होता है और बाद में व्यक्तिगत स्तर पर विकसित होता है। अर्थात पहले समाज आएगा, समाज से बच्चे को भाषा मिलेगी, भाषा मिलने पर वो सोचना शुरू कर देगा और सोचना जब शुरू करेगा तो बच्चे का बौद्धिक विकास हो जाएगा। सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं, सीखना सामाजिक संपर्क यानी कि सोशल इंटरेक्शन से होता है। आप घर में पड़े पड़े सब कुछ नहीं सीख सकते हो, सीखने के लिए आपको बाहर जाना होगा। घर में रह करके आइडिया लगाना और समाज को फेस करके प्रॉब्लम को सोल्व करना
दोनों ही अलग बातें होती हैं। तो जो सीखना है वो हमेशा सामाजिक संपर्क से ही आता है। भाषा, लैंग्वेज बौद्धिक विकास का मुख्य साधन है, क्योंकि हम भाषा के द्वारा अपने विचार दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं, तो जिससे हमारी बुद्धि का विकास होता है। हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अनेक प्रकार के आइडिया सोच सकते हैं, जो कि भाषा के माध्यम से ही संभव है। भाषा के माध्यम से ही हम मार्केट में जाते हैं, अपना सामान लेकर के आते हैं, जो नाप तोल करते हैं वो सब भी हम जो है भाषा के माध्यम से ही करते हैं। विकास में संस्कृति यानी कि कल्चर की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहीं का तो अगर आप कल्चर की बात ही देखिए, जो हमारा कल्चर है, मान लीजिए हमारा कल्चर जो है एक ऐसा कल्चर है जिसमें हम जो है हर प्रकार के व्यक्ति का आदर सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, किसी का भी भेदभाव नहीं करते हैं, हर किसी को पूरी इज्जत देते हैं। तो ये जो हमारा कल्चर हुआ ये डेवलपमेंटल है, यानी कि हम विकास की ओर है अपने इस कल्चर में। और अगर ऐसा कल्चर हो कि जिसमें दूसरों को मारा जाए, पीटा जाए, किसी को भी इज्जत ना दी जाए, तो कहीं ना कहीं वो कल्चर जो है पतन की ओर ही चला जाता है। फिर है शिक्षक और समाज बच्चे के मार्गदर्शक होते हैं। कोई भी बच्चा अपनी माता के गर्भ से तो ज्ञान लेकर के आता नहीं है, इसीलिए बच्चे के लिए जो जरूरी है वो उसके शिक्षक भी है और समाज भी है। सिर्फ माता पिता ही बच्चे का पूर्ण मार्गदर्शन नहीं कर सकते, उसके लिए उसके अध्यापकों का और उसके समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। कई बार ऐसा होता है कि घर का माहौल तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन बच्चा जब बाहर जाता है तो उसे समाज जो है वो लड़ाकू झगड़ालू लोगों का मिलता है, तो कहीं ना कहीं बच्चा भी उसी प्रकार का हो जाता है। फिर है सीखना सहयोगात्मक यानी कि कोलैबोरेटिव होता है। बिल्कुल हम जो है बच्चों को हमेशा ग्रुप लर्निंग सिखाते हैं ताकि वो आपस में एक दूसरे की मदद करें और सीखें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। फिर है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि जेडपीडी। यह वह स्तर है जहां बच्चा स्वयं से कार्य नहीं कर सकता लेकिन किसी सक्षम व्यक्ति की सहायता से कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है, उसके 50% उसे सिलेबस आता है, बाकी का उसे नहीं आता। अब एग्जाम पास करना है उसे, तो एग्जाम पास करने के लिए अगर अच्छे मार्क्स से पास करना है तो 80% से अबव मार्क्स होने चाहिए। तो वो जो अबव मार्क्स उसे लेने हैं उसके लिए उसे अपने एक टीचर की जरूरत होगी। तो इस लेवल पर जब बच्चा होता है जहां पर वो खुद से ज्ञान नहीं हासिल कर सकता, उसे एक टीचर की जरूरत होगी, वो उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि जेडपीडी होता है। अब ये जेडपीडी भी दो तरीके का होता है। पहला है एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, यानी कि जो कार्य बच्चा खुद से कर सकता है, यानी कि बच्चे ने पढ़ लिया, जैसे कि मान लो मैं ही हूँ, अब इस टाइम पे मुझे टीचर की जरूरत नहीं है, कोई एग्जाम अगर पास करना है और मुझे 50% मैंने सिलेबस लर्न किया हुआ है, तो बाकी का जो 50% है वो मैं खुद ही कर सकती हूँ। तो ये जो होगा वो एक्चुअल डेवलपमेंट का लेवल होगा। फिर है पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल, जो कार्य बच्चा मदद से कर सकता है, यानी कि एक छोटा बच्चा है, अब जैसे कि कोई भी स्कूल में कॉलेज में जाने वाले बच्चे हैं, वो जो है अपने से निचली क्लासेस का तो सिलेबस जानते हैं लेकिन अपनी क्लास का नहीं जानते हैं, तो उस सिलेबस को जानने के लिए उन्हें अपने डिफरेंट टीचर्स की जरूरत पड़ती है। तो वो पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल होता है जहां पर आप अपना कार्य खुद नहीं कर सकते, आपको मदद की जरूरत पड़ेगी। जब वो मदद खुद की खुद से ही हो तो वो एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल है, जब वो किसी दूसरे की मदद से हो तो वो पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल है। इन दोनों के बीच का अंतर ही हम जो है जेडपीडी कहते हैं। एक लेवल वो जहां पर आप अपनी तैयारी खुद कर सकते हैं, एक लेवल वो जहां पर आपको मदद की जरूरत पड़ेगी, तो वो बीच का अंतर क्या हो गया, जेडपीडी हो गया। ठीक है, आगे है आपके पास स्कैफोल्डिंग यानी कि सहारा देना। बच्चे को सीखने के लिए अस्थायी सहायता देना ही क्या है, स्कैफोल्डिंग है। इससे कुछ एग्जांपल है, जैसे कई बार शिक्षक संकेत देता है कि जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया टीचर ने और कह दिया कि इसके अंदर ये फार्मूला लगेगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, तो ये क्या हो गया, ये स्कैफोल्डिंग हो गई। क्वेश्चन तो बच्चे खुद ही सॉल्व करेंगे, टीचर ने एक वो दे दिया फार्मूला, या टीचर कोई उदाहरण दे दे कि भाई आपको जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करके लाना है, जो एक्सरसाइज में एग्जाम्पल आ गया, ये मैं सोल्व कर देता हूँ। अब टीचर एग्जाम्पल सोल्व कर देगा और एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए कह देगा, तो वो भी स्कैफोल्डिंग हो गई। फिर क्या है, मार्गदर्शन करता है। कई बार ऐसा होता है आप क्वेश्चन खुद सोल्व नहीं कर पाते हो,
तो आप वो क्वेश्चन जब स्कूल में लाओगे तो टीचर उसे सोल्व करके आपको देगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्कैफ फोल्डिंग कहेंगे। जब बच्चा सीख जाता है तो सहायता धीरे धीरे कम कर दी जाती है। इस लेवल पर जब बच्चा सीख जाता है तो उसके लिए जो सहायता उसे देनी होती है वो धीरे धीरे कम कर दी जाती है, ताकि आगे की प्रॉब्लम्स वो खुद ही सोल्व करे। हम भी एक्सरसाइज कंप्लीट करवाते हैं और बाद में जो क्वेश्चंस हैं वो जो है बच्चों को सोल्व करने के लिए जब देते हैं तो उस टाइम पर कहते हैं कि टेस्ट के लिए तैयारी करके लाना, ये 10 क्वेश्चंस हैं और वो 10 क्वेश्चंस अलग किसी बुक के होते हैं। तो उस टाइम पर हम उनकी कोई मदद नहीं करते, जब वो सोल्व करके ले आते हैं तब उन्हें उसका सॉल्यूशन समझाते हैं, अगर उनसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए तो वो है स्कैफोल्डिंग। फिर है मोर नॉलेजेबल अदर, एमकेओ। एमकेओ यानी कि टीचर, जिसे भी आपसे ज्यादा नॉलेज है वो आपके लिए एमकेओ होगा, क्योंकि उससे आपसे ज्यादा नॉलेज है। मोर नॉलेजेबल अदर, एमकेओ वह व्यक्ति होता है जिसे किसी विषय का अधिक ज्ञान होता है और जो बच्चे की मदद करता है, जैसे कि शिक्षक, माता पिता, बड़ा भाई बहन, कुशल मित्र। अब जो भाषा का महत्व है वो क्या है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सीखने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि एक भाषा ही है जिसके द्वारा आप दूसरे के विचारों को समझ सकते हो कि वो क्या कह रहा है और अपने भी विचार दूसरों के सामने रख सकते हो कि आप क्या कहना चाहते हो। इसीलिए हमेशा सीखने के लिए भाषा जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। भाषा के भी फिर 3 प्रकार इन्होंने बताए कि एक तो होती है सोशल स्पीच यानी कि सामाजिक भाषा। जब आप दूसरों से बातचीत करने के लिए किसी भाषा का प्रयोग करते हो तो उसे सोशल स्पीच कहते हैं। फिर है प्राइवेट स्पीच यानी कि निजी भाषा। जब आप बड़बड़ करके अपने आप से ही बात करते हो तो वो समस्या को हल करते हो तो उसे प्राइवेट स्पीच कहते हैं। जब आप मन मन में बोलते हो, इनर स्पीच आपकी होती है, तो आप उसे क्या कहोगे, आंतरिक भाषा कहोगे। मन के अंदर सोचने की जो प्रक्रिया है उसे आप इनर स्पीच कहोगे। तो भाषा इंपॉर्टेंट है पर ये 3 प्रकार की है, सोशल, प्राइवेट एंड इनर। संस्कृति की भूमिका भी बहुत मायने रखती है। वाइगोत्स्की के अनुसार संस्कृति यानी कि कल्चर बच्चे के सोचने और सीखने के तरीके को प्रभावित करती है। संस्कृति के माध्यम क्या हो सकते हैं किसी भी बच्चे के लिए, भाषा होती है संस्कृति के अंदर और परंपराएं आती है संस्कृति के अंदर, कुछ सामाजिक नियम भी आते हैं संस्कृति के अंदर और जितनी भी शिक्षा प्रणाली है वो सभी संस्कृति के अंदर आती है यानी कि कल्चर के अंदर। तो कल्चर कहाँ से डेवलप होता है, भाषा से भी होता है, परंपराओं से भी होता है, सामाजिक नियमों से भी होता है और शिक्षा प्रणाली से भी होता है। वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चर थ्योरी का शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि इन्होंने समाज को महत्वपूर्ण माना है, भाषा को महत्वपूर्ण माना है और संस्कृति को महत्वपूर्ण माना है। समूह में सीखने यानी कि ग्रुप लर्निंग को बढ़ावा दिया इन्होंने। शिक्षक को मार्गदर्शक यानी कि फैसिलिटेटर बनाता है इनका ये सिद्धांत। बच्चों को सहयोगात्मक गतिविधियों में भी शामिल किया जाता है इसके अंतर्गत। चर्चा और संवाद आधारित शिक्षण को महत्व देता है, क्योंकि ये कहता है कि भाई आप जो है समाज और संस्कृति से सीखते हो, तो जब तक आप चर्चा नहीं करोगे, संवाद नहीं करोगे, दूसरों के विचारों को नहीं जानोगे, तब तक आप कैसे कह सकते हो कि आपका विकास हुआ है। इसीलिए ये जो सिद्धांत है वो चर्चा और संवाद पर आधारित शिक्षण को ही महत्व देता है। विद्यार्थियों की समस्या समाधान क्षमता भी इससे बढ़ती है, क्योंकि बच्चे ग्रुपिंग में सीखते हैं। अब एक के दिमाग ने मान लो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की तो दूसरे ने कर दी, दूसरे ने नहीं किया तीसरे ने कर दी, 4-5 का ग्रुप बना दिया, तो कोई ना कोई बच्चा तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही लेगा अपने टीचर की मदद से, क्योंकि टीचर मार्गदर्शक है। ठीक है, फिर है आगे आपकी सीमाएं, लिमिटेशंस भी थी इनके सिद्धांत की कि भाई इन्होंने ये कह दिया कि भाई सिर्फ समाज ही मायने रखता है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स तो कोई मायने ही नहीं रखते। पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता, रियलिटी में तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी मायने रखते हैं, क्योंकि माता पिता के आधे आधे जो गुणधर्म है वो बच्चों के अंदर पास होते हैं। तो बच्चों के अंदर अपनी माँ से के भी आधे गुण होंगे और पिता के भी आधे गुण बच्चों के अंदर होंगे। तो ये विकास कहता है कि सिर्फ समाज ही मायने रखता है, संस्कृति मायने रखती है, भाषा मायने रखती है, परंतु ऐसा नहीं है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी मायने रखते हैं। हो सकता है कि माता पिता को कोई दिमागी बीमारी और बच्चों के अंदर वो चली जाए, तो इससे जो है बच्चों की जो है कुछ सीमाएं आ जाती हैं समझने में। फिर है प्रयोगात्मक प्रमाण, इसके सीमित है क्योंकि इन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किया, एक जानवर पर प्रयोग किया, किसी इंसान पर तो प्रयोग किया ही नहीं। सभी प्रकार के सीखने को आप इससे नहीं समझा सकते हो। हर प्रकार का सीखना जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक लर्निंग से नहीं होता। कुछ प्रकार की लर्निंग जो है आप
इनसाइड थ्योरी से भी करते हो, कुछ आप किसी दूसरी थ्योरी का यूज करके कर लोगे। हर चीज जो है समाज और संस्कृति के माध्यम से नहीं की जा सकती। तो आज हमारा हाफ सिलेबस वाइगोस्की की जो थ्योरी है सोशियो कल्चर तक यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम अपने आगे के टॉपिक करेंगे। थैंक यू।